आईआईटी के 7 जो सेक्टर हैं, 7 अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था हो रही है और ट्रेनिंग खत्म होते ही लोगों को रोजगार देने की जो बात चल रही है, ये अगर सक्सेस हो गया, हालांकि ये इस तरह की बहुत बार पहले भी हो चुकी है, आपको पता होगा कि स्किल डेवलपमेंट की बात की गई थी, लेकिन वो सारा मामला ध्वस्त हो गया। आप सिर्फ बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के आधार पर और डिमांड के आधार पर बिहार को पिछड़ेपन का शिकार नहीं बना सकते। परिवार के मुखिया का सबसे पहला जो कर्तव्य होता है वो ये होता है कि सबके भरण पोषण का इंतजाम करना, चाहे वो जहां से करे, जिस तरह से करे, जो युक्ति उसको लगानी पड़े। वो ये नहीं कह सकता है कि फलाना पैसा नहीं दे रहा है, चिलाना पैसा नहीं दे रहा है। उसको मालिक बना है तो उसका काम होता है कि सबको पेट कम से कम भर दे, और ये काम बिहार में नहीं हो रहा है। तो सबसे दुखद पहलू है वो ये कि स्किल होते हुए बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है और वो किसी अन्य राज्य में जा करके रोजगार और नौकरी तलाश करने के लिए मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में बिहार को दोहरा घाटा हो रहा है। एक तो बिहार पलायन प्रदेश कहा जा रहा है और दूसरा बिहार में विकास की जो बयार बहनी चाहिए थी, जो हवा चलनी चाहिए थी, वो बंद। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर दो फाड़ हो गए हैं जी। सिर्फ हम शराबबंदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रोजगार। नीतीश कुमार जी ने 2020 के चुनाव में जब तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं पहले कलम से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दूंगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां हम अक्सर बिहार के राजनीति की चर्चा करते हैं, लेकिन आज कुछ अलग चर्चा करेंगे जो बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई तो है ही, लेकिन आपके और हमारे जीवन पर इस खबर का काफी व्यापक असर पड़ेगा। लगातार बिहार में जो राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं, 4 दल हैं, ये तमाम बात आप जानते हैं, लगातार इसकी चर्चा भी होती है। सभी दलों की अपने अपने छाप हैं, अपने अपने वोट बैंक है, लेकिन इन सभी से हटकर कहीं ना कहीं बिहार के राजनीति में सभी दल अपने उस तथ्य की ओर चल रहे हैं जिसके आधार पर वो बिहार की राजनीति में आएंगे। खासकर इस खबर में, इस रातों रात में उन्हीं तथ्यों पर चर्चा होगी और कुछ आंकड़ों के द्वारा हम आपको बताएंगे कि इन आंकड़ों से आने वाले दिनों में आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, बिहार के राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, बिहार के पॉलिटिकल पार्टियों पर क्या असर पड़ेगा। चलते हैं बाबा के साथ जुड़ते हैं। बाबा, लगातार हम लोग राजनीतिक चर्चाएं करते हैं, लेकिन आज कुछ अलग चर्चा है, कुछ आंकड़े लेकर आए हैं हम लोग, कुछ बातें कहेंगे जो दर्शकों के जीवन से खासकर जुड़ा हुआ है। सनी, कई ऐसी चर्चाएं हैं जो राजनीतिक चर्चाओं के बीच में कहीं ना कहीं छुप जाती हैं, और राजनीतिक लोग इतने शातिर होते हैं जी कि आपकी मूल समस्या जो है उसको छुपाने के लिए वो नए नए स्वांग करते हैं, नई नई तरह की चीजें करते हैं। अब आप बताइए ना कि जीतन राम मांझी को क्या जरूरत था ये सब बोलने का जी, लेकिन बोल दिए, और बोल दिए तो उसका असर ये हुआ कि बिहार पिछड़ा कहाँ है, कौन कौन मोर्चा पर फेल है, ये सब मुद्दा खत्म हो गया, मुद्दा बंद हो गया। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2020 के चुनाव में पहली बार ऐसा लगा कि बिहार किसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है जी, और वो मुद्दा था रोजगार का। इधर हाल फिलहाल में मैं कहीं देख रहा था, बिहार के ही एक बड़े राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने इस बात को लेकर के बड़ा दुख व्यक्त किया था कि बिहार जो है वहाँ अधिकांश लोग युवा हैं जी, लेकिन बेरोजगार है जी। पलायन प्रदेश तो कहा ही जाता है। और जब जब हम, खास करके हम भारत लाइव के दर्शकों को और बिहार की जनता को इस बात के लिए क्या कहें, हम कहना भी बड़ा अजीब लगता है। आप लोगों से हम बार बार कहते हैं कि देखिए, चटकारे वाली खबरें तो आप खूब देखते हैं, लेकिन जिस खबर का आपके जीवन से, आपके बच्चों से, आपके आने वाले भविष्य से नाता है, उस खबर पर आप लोग जरा भी तवज्जो नहीं देते हैं। तो आप अपेक्षा कैसे करते हैं कि आपकी सरकार आपकी बातें सुने, जब आप खुद ही अपने प्रति जागरूक नहीं हैं, अपने बच्चों के प्रति जागरूक नहीं हैं। आप कहां से जुगाड़ करके, कर्जा निकाल करके, खेत बधार बेच करके आप बच्चों को पढ़ाते हैं, और जब बच्चे पढ़ करके आते हैं उनको सही मायने में और जो उनकी इच्छा थी, जितना उन्होंने मेहनत किया उस हिसाब से नौकरी रोजगार नहीं हो पाता है, तो कितना दुख होता है, जीवन कितना कष्टमय होता है। मैंने कई युवाओं से बातचीत किया है, और बातचीत करने के बाद उनके अंदर जो एक भावना जो है, एक डिप्रेशन जो है, एक एग्रेशन जो है, वो इतना बढ़ता जा रहा है कि युवा जो है ना, जिन पर आप आगे आने वाले भविष्य की कल्पना करते हैं, वो कहीं ना कहीं अलग दिशा में जा रहे हैं, अलग दिशा में जा रहे हैं, और आपका भविष्य
इस देश का भविष्य, इस बिहार का भविष्य और खास करके आपका भविष्य बर्बाद हो रहा है। जी। बहु परिवार की जो परंपरा थी, जो जम्बो फैमिली कहा जाता था पहले, ये होती थी तो इसमें बहुत सारे संस्कार हुआ करते थे, लेकिन अब उसकी भी स्थिति खत्म हो गई। जी। आपने देखा होगा कि लोग किसी तरह से, खास करके अगर बात बिहार की करें तो बिहार के आंकड़े जो हैं डराते हैं। नीतीश कुमार जी चाहे जितना भी दावा कर लें कि हम सुशासन ला दिए हैं, हम बिहार में बहुत कुछ बदल दिए हैं, हाँ आपने किया जरूर है। 2006 से आपने एक रोजगार जरूर दिया है, वो है अवैध शराब की कालाबाजारी का। जी 2016 से बाबा। बिल्कुल 2016 से आपने जो दिया, उसके बाद से कहीं ना कहीं आप इसके लिए अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि शराबबंदी करके हमने बहुत बढ़िया काम किया है कि युवाओं को और बच्चों को, खास करके स्कूली बच्चों को जो अपने बैग में, मैं कोई फिल्म देख रहा था कुछ दिन पहले, जी। साउथ की कोई फिल्म थी जिसमें जो क्रिमिनल्स हैं, मैं ऐसा नहीं कि मैं नीतीश कुमार जी की उससे तुलना कर रहा हूं, लेकिन मैं अपना वो संस्मरण बता रहा हूं कि क्रिमिनल्स हैं वो बच्चों को टारगेट करते थे ड्रग्स बेचने के लिए और अन्य अनैतिक कामों में इन्वॉल्व करने के लिए कि पुलिस का नजर उस पर नहीं जाएगा और बच्चे आराम से यहां से वहां कैरी कर देंगे और उसके बदले में वो लाभ कमा लेंगे। बच्चों को चॉकलेट ही चाहिए और वही हो रहा है। बच्चे स्कूल जाते हैं अपने बैग में शराब की बोतलें लेकर के, इसकी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लेकिन सरकार को शराबबंदी करनी है और शराबबंदी को लेकर के बहुत सारी बातें हुई है। इन सब बातों को सबसे जो बड़ा मकसद है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर दो फाड़ हो गए हैं। जी। सिर्फ हम शराबबंदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रोजगार। नीतीश कुमार जी ने 2020 के चुनाव में जब तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं पहले कलम से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दूंगा, और इसके चलते आपको याद होगा जब आपने देखा होगा भारत लाइव, तो हमने दिखाया था कि तेजस्वी यादव की सभाओं में अपार भीड़ जुटती थी और युवाओं का एक बड़ा हुजूम होता था। भले ही वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, हालांकि उसके लिए भी दोषी नीतीश कुमार को बनाया जाता है, लेकिन नीतीश कुमार ने उस बात को जरा भी तवज्जो नहीं दिया। 15 साल से बिहार की गद्दी पर काबिज नीतीश कुमार रोजगार की दिशा में बात नहीं किए, और बात किए तो किस बात की बात किए, उन्होंने 15 साल जो लालू राबड़ी का शासन था उस पर बात किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो इस मंशा है, और समझ गए थे कि नीतीश कुमार कहां फेल कर रहे हैं, उसे ग्रैब करना होगा, और 10 लाख के बदले भारतीय जनता पार्टी ने 19 लाख रोजगार सृजन करने की बात कही और उसने अपने एजेंडे में शामिल कर लिया। और ये एक निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़ने का एक बड़ा कारण है। जी। अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो रहा है कि वो जब तक नीतीश कुमार को इस युद्ध से बाहर नहीं करेगी तब तक वो इस युद्ध को जीत नहीं सकती है और सत्ता तक नहीं पहुंच सकती है अपने दम पर। यही कारण है कि सीधे तौर पे आपने देखा होगा कि बिहार में काबिल लोगों की कमी नहीं थी, लेकिन केंद्र से एक शख्स को बिहार भेजती है जिसका नाम है शाहनवाज हुसैन। जी। शाहनवाज हुसैन के साथ 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली तो ये कि अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के समय के ये नेता हैं और उनके सरकार में केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। जी। इनका नाता बिहार से है और बिहार के भागलपुर से आते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी पिछले लंबे समय से अश्विनी चौबे के बाद वहां पर, और खास करके शाहनवाज हुसैन के बाद भी वहां अपना सिक्का नहीं जमा पाई है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो फिर या लोकसभा के चुनाव हो। यहां तक कि उसने सीट को भी वहां से छोड़ने के लिए मजबूर हुए नीतीश कुमार के कारण। अब शाहनवाज हुसैन का ये दूसरा पहलू था, वो भागलपुर से चुनाव जीतते थे, दूसरा उसी क्षेत्र से वो आते भी हैं, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। जी। इनको एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई और इनको जिम्मेवारी के साथ साथ ये भेज दिया गया यहाँ बिहार कि वो रोजगार सृजन करके नीतीश कुमार का जो एजेंडा है उससे इतर एक नया धारा चालू करें, जिससे कि युवाओं को जोड़ा जा सके। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में चुनाव जीती, उससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से जो योजनाएं बनी, जिस तरह से रणनीति बनी थी कि 2 करोड़ लोगों को हम हर साल नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, और पकौड़ा की बात होने लगी। बहुत इस पर मीम्स बने, बहुत सारी बातें हुई और कहीं ना कहीं फेल बताया गया भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को। लेकिन बिहार में ये नहीं चलने वाला है, क्योंकि बिहार के लोगों को सबसे पहला तो यह है कि बिहार पलायन प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब सोचिए ना आप कि देश में जो मेन पावर सप्लाई का केंद्र है वो बिहार है। अब आंकड़े जो बता रहे हैं उसमें 13-14% बिहार के लोग अलग अलग राज्यों में जाकर के रोजगार को तलाश करते हैं, नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। और यह आंकड़ा कोई
परफेक्ट आंकड़ा नहीं है, ये लमसम आंकड़ा है, आसपास का है, क्योंकि ये आंकड़े 2011 से भी पहले के हैं। अब ये इन आंकड़ों को यदि फिर से संग्रहित किया जाए तो आज के समय में, जब से कोरोना काल हुआ है, लोग किस तरह से आए थे। मुझे याद आ रहा है सनी कि जब कोरोना काल में लोग आ रहे थे और संपादक नमन मिश्रा जी घर से बाहर निकल करके लोगों को पावरोटी ब्रेड वगैरह बांट रहे थे और इस बीच में लोगों से पूछ रहे थे कि आप किस तरह से आए, क्या आपको समस्या हुई, तो लोगों ने कहा था कि मैं मिट्टी खा लूंगा लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे याद आता है कि कोरोना काल में ही पहली जो ट्रेन आकर के लगी थी तो सुशील मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा था कि अब बिहार के लोग बाहर जाने लगे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं बिहार जो लगातार कई ऐसे सर्वे रिपोर्ट में पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है, गुड गवर्नेंस के नज़र पर देख लीजिए, स्वास्थ्य के दृष्टि से देख लीजिए, शिक्षा के दृष्टि से देख लीजिए, रोजगार की दृष्टि से देख लीजिए, सारे सेक्टर में बिहार पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। और ये आंकड़े यूं ही नहीं हैं, चाहे जिस पर इतना मिट्टी डाल लीजिए आप, अलग बात है। आप भले ही ये बात कह लीजिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, और ये तो मांग रहे हैं लगातार आप जब से सत्ता में आए तब से, लेकिन इसका असर क्या हुआ? कुछ नहीं। आप सिर्फ बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के आधार पर और मांग डिमांड के आधार पर बिहार को पिछड़ेपन के शिकार नहीं बना सकते। परिवार के मुखिया का सबसे पहला जो कर्तव्य होता है वो ये होता है कि सबके भरण पोषण का इंतजाम करना, चाहे वो जहां से करे, जिस तरह से करे, जो युक्ति उसको लगानी पड़े। वो ये नहीं कह सकता है कि फलाना पैसा नहीं दे रहा, चिलाना पैसा नहीं दे रहा है। उसको मालिक बना है तो उसका काम होता है कि सबको पेट कम से कम भर दे, और ये काम बिहार में नहीं हो रहा। मनरेगा की बात कर लें आप, नीतीश कुमार जी ने इस लॉकडाउन के समय में कहा था कि मैं स्किल मैपिंग करूंगा, लेकिन ये सब भी फेल कर गया। अब भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ गई है कि वो एक अलग धारा में नहीं चलेगी, नीतीश कुमार से अलग अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाएगी तो वो स्टेबल नहीं रह सकती है बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी झटका दे सकते हैं, कभी जीतन राम मांझी के माध्यम से और कभी मुकेश सहनी के माध्यम से, और कभी ये कह गए कि अगर आप हमारे साथ नहीं चलिएगा, हमारे साथ कदम से कदम मिला के हमारी बात नहीं मानिएगा तो मैं आरजेडी के साथ सरकार बना लूंगा। ये सारी बातें अब समाप्त करने की स्थिति में आ गई है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से शाहनवाज हुसैन को खड़ा करके और लगातार भारतीय जनता पार्टी उनके जरिए बिहार के लोगों को अपने तरफ आकृष्ट करने का, रोजगार फैलाने की कोशिश कर रही है, उसके कई ऐसे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। लगातार शाहनवाज हुसैन को आपने देखा होगा, अन्य बातों को छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल बातें करना बंद कर चुके हैं और वो एक ही बातें कर रहे हैं, वो है उद्योग उद्योग उद्योग। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि किस तरह से ये पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से, जिस तरह से सदन में राजीव प्रताप रूढ़ी कहते हैं कि नीतीश कुमार में नीतियों की कमी है इसलिए वहां निवेश नहीं आ रहा है, इस बात को अब शाहनवाज हुसैन कहीं ना कहीं प्रूफ करने जा रहे हैं। और मुझे याद आता है श्याम रजक का वो बात, जब श्याम रजक गए थे निवेशकों को लुभाने के लिए, बिहार लाने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहली बात कही थी कि आपके यहाँ इस तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहां हम आए, और आ करके उन्होंने जब ये बात कही थी तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार के जो नवरत्न हैं वो अलग अलग सेक्टर्स पे निगाह डाले हुए हैं और वो उनसे मॉनिटर करवाते हैं नीतीश कुमार। अब जबकि बहुत सारे आंकड़े सनी के पास हैं, लेकिन उन आंकड़ों से इतर हम बात करना चाहेंगे कि हाल फिलहाल में जिस तरह से टाटा के साथ मिल करके आईआईटी के 7 जो सेक्टर हैं, 7 अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था हो रही है, और ट्रेनिंग खत्म होते ही लोगों को रोजगार देने की जो बात चल रही है, ये अगर सक्सेस हो गया, हालांकि ये इस तरह की बहुत बार पहले भी हो चुकी है, आपको पता होगा कि स्किल डेवलपमेंट की बात की गई थी, लेकिन वो सारा मामला ध्वस्त हो गया। लेकिन इस बार जो कमिटमेंट दिख रहा है खास करके शाहनवाज हुसैन में, क्योंकि शाहनवाज हुसैन इससे पहले भी कई विभागों में रह चुके हैं और उनके स्किल को आप किसी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, और जितना वो काम कर रहे हैं वो साफ नज़र आ रहा है कि बिहार में जो बेरोजगारी के बढ़े हुए आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को लेकर के 14% के आसपास बेरोजगारी का आंकड़ा है, जो काफ़ी राज्य हैं, लगभग 10-12 एक दर्जन से ज़्यादा राज्य हैं जिसमें बिहार फिसड्डी में साबित हो रहा है। बिहार भी उसमें शामिल है, और शीर्ष 10-12 राज्यों में बिहार का भी नाम आता है जहां बेरोजगारी दर सबसे अधिक है। इन सब के बाद जो सबसे दुखद पहलू है वो ये कि स्किल होते हुए बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है, और वो किसी अन्य राज्य में जा करके रोजगार और नौकरी तलाश करने के लिए मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में बिहार को दोहरा घाटा हो रहा है। एक तो बिहार पलायन प्रदेश कहा जा रहा है, और दूसरा बिहार में विकास की जो बयार बहनी चाहिए थी, जो हवा चलनी चाहिए थी, वो बंद है।
तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कार्य यानी 7 निश्चय 1 और 2 दोनों को लेकर सजग है, वहीं अगर बात करें भाजपा की तो भाजपा कोटे से उद्योग मंत्री भी हैं, श्रम संसाधन विभाग के जो मंत्रालय हैं वो भी हैं। तो आज कैबिनेट की भी बैठक थी जिसमें कई एजेंडे पर मुहर लगी। खासकर रोजगार को ध्यान में रखते हुए बिहार में ITI कॉलेज चलते हैं, तो 60 ITI कॉलेज में 7 नए कोर्सेज जोड़े गए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से दावा है, श्रम संसाधन विभाग के जो मंत्री हैं उनके तरफ से दावा है कि IIT यानी देश के इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो बड़ी संस्था है, जो सबसे शीर्ष पर आते हैं, IIT में भी उस तरह का कोर्स नहीं जोड़ा गया है जो बिहार के ITI में जोड़ा जा रहा है, जिससे युवाओं को नए रोजगार के सृजन में मौका मिलेगा। और जैसे ही कोर्स खत्म होंगे उसके बाद तमाम संभावनाएं हैं उद्योग के क्षेत्र में। एक तरफ देखिए उद्योग के लिए शाहनवाज हुसैन प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, दूसरी तरफ श्रम संसाधन विभाग के द्वारा नौकरी के लिए यानी उद्योग के क्षेत्र में जो नए कैपेबिलिटीज हैं, लोगों को लगाए जाने हैं, नए संसाधन की जरूरत पड़ेगी, उनके लिए ट्रेनिंग के लिए नए कोर्सेज लाए गए हैं। यानी भाजपा अपने एजेंडे पर काम कर रही है 19 लाख रोजगार वाले, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी उनका जो 7 निश्चय 1 और 2 जो योजना है वो उस पर काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री की योजनाओं को एडॉप्ट किया जाता है, लेकिन वहीं अगर योजनाएं बिहार में होती है तो भाजपा के नेता इस पर ध्यान नहीं देते हैं। मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि आपने जैसे थंबनेल में भी देखा होगा, अलग अलग रहा, सरकार एक है लेकिन पार्टी का जो एजेंडा है वो अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं सरकारें ये जानती हैं, सभी पार्टियां ये जानती है कि अगर हम अपने एजेंडे पर काम नहीं करेंगे तो आने वाले चुनाव में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बाबा ने जैसे आपको बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी यानी इसके पहले भी उस तरह का कार्य हो सका है, कभी भी किसी भी लोगों को किसी को भी मोहरा बनाकर हो सकता है कि सरकार आने वाले दिनों में गिर जाए। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, सरकार के कई मंत्री इस बात का दावा कर रहे हैं, कई पार्टी के नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम सरकार गिरा देंगे। इस बात की जब चर्चाएं चलती हैं तो हमने कुछ तथ्य आपको दिखाए हैं कि सरकार अगर गिरती है, सरकार में अगर कुछ संभावनाएं बनती है तो सभी पार्टियां किस तरीके से अपने अपने क्षेत्र में तैयारियां कर रही हैं कि आने वाले दिनों में किस तरीके से वोट मांग पाए। ये आपसे जुड़ी हुई खबर थी, और खासकर ITI के क्षेत्र में बिहार में काफी ITI का प्रचलन है, तो ITI के क्षेत्र में 7 नए कोर्सेज को जोड़ा गया है जिससे तमाम जो बिहार के युवा हैं उनको और इसके साथ साथ सनी और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसके अलावे ये जो ITI का सेक्टर है इसमें 7 जो अलग अलग ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है, इसके बाद और भी कई सेक्टर है, जैसा आपने देखा कि मुकेश सहनी का जो दुग्ध उत्पादन और मत्स्य उत्पादन है उसके लिए भी। और एक सबसे बड़ी बात ये हुई है कि आने वाला जो साल होगा 2022 उसमें अरबों रुपया आपको लोन के रूप में मिल रहा है, रोजगार फैलाने के लिए मिल रहा है। ये एक नई पहल है और इस पहल के साथ साथ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना रास्ता निश्चित रूप से सनी बता रहे थे कि अलग करने का प्लान बना लिया, और ये तैयारी कहीं ना कहीं बता रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है बिहार। जी जी, तो लगातार इस तरह की खबरें हम आपको अक्सर नहीं दिखाते हैं क्योंकि हमारे दर्शक राजनीति की खबरें ज़्यादा देखना पसंद करें। लेकिन आपको हमारा ये खबर कैसा लगा, ये आपसे जुड़ी हुई खबर थी, ये आपके और आपके आसपास के लोगों से जुड़ी हुई खबर थी। आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।